व्यक्त की गई राय और कमेंट्स उनके निजी विचार हैं। मेहमानों की राय को इंडिया टीवी या शो के होस्ट की राय ना मानी जाए। इंडिया टीवी का मकसद किसी भी व्यक्ति या वर्ग की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ बातें खुलकर करते हैं और वो बताते हैं जो कोई और आपको नहीं बताता है। और आपके मन में जो सवाल है, सबके मन में वही सवाल है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सबसे कम उम्र का पार्टी के इतिहास में आया है। 45 वर्ष के नितिन नबीन वो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। कार्यकारी बस है महीने भर के लिए, फिर एक महीने के बाद पक्के हो जाएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये नवीन एक्सपेरिमेंट जो किया है मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, संघ में मोहन भागवत जी, मैं तो सभी का नाम ले रहा हूं क्योंकि भाई इतनी कहानियां थी कि समन्वय बैठाना है, ऐसा आदमी जो सबको स्वीकार हो। ये भी चर्चाएं थी कि नहीं, ये चाहते हैं हमारा आदमी हो, वो चाहते हैं हमारा आदमी हो, तमाम तरीके की बातें। तो निकले जो आदमी, जिस आदमी का नाम निकला, तो वो आदमी कौन है, उसकी यात्रा क्या है, कैसे वो जीवन में जहां भी जिस मुकाम पर इससे पहले थे तो कैसे थे, ये सारी कहानियां तो आज आपने दिन भर में सब जगह जान ली। तो उसमें कोई नया नहीं है, हालांकि हम वो भी डिस्कस करेंगे। मेरा सवाल सर, क्यों से ज्यादा कैसे पे है। पहला क्यों तो पूछूंगा, कैसे हुआ ये नाम तय, ये जो है पहले मैं समझना चाहता हूं कि किस प्रोसेस से नितिन नबीन तक पार्टी और संघ जो है वो पहुंचा है। उससे भी पहले मैं ये पूछूं, आपने जब ये खबर सुनी, पहला रिएक्शन बताइए ईमानदारी से सर, मन में क्या बात है। नितिन नवीन नाम जब पता चला तो क्या लगा? नहीं, जो लगा, जो सबको लगा वही मुझे भी लगा। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई अपेक्षा कर रहा था कि भाई 10, 20, 25, 50 नाम में से एक नाम ये भी है, ये भी हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि किसी की वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन में ये नाम रहा होगा। लेकिन मैं इस अपॉइंटमेंट को केवल नाम की दृष्टि से या व्यक्ति की दृष्टि से नहीं देखता। ये देखिए, इससे बीजेपी ने हासिल क्या किया, या कहीं आप बीजेपी कहना क्या चाहती है। एक तो बात स्पष्ट हो गई, जो पहले से भी स्पष्ट थी, कि पार्टी में वही होगा जो दो लोग चाहेंगे, मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, तो ये दोनों की नज़र में थे। मैं दो घटनाएं बताता हूं। बिहार चुनाव के दौरान ही बीजेपी के नेताओं की बैठक में दिलीप जायसवाल कुछ बोल रहे थे, प्रधानमंत्री ने उनको टोका, कहा नितिन को बोलने दीजिए। ये भी चुनाव के दौरान? हाँ, चुनाव के दौरान। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा चुनाव, पूर्वी उत्तर प्रदेश का 6वां 7वां फेज बचा था। एक जिले में समस्या आ रही थी, एक बड़े पदाधिकारी को जिम्मा दिया गया था और बहुत नाराज थे अमित शाह उनसे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नवीन को बुलाओ, उसको भेजो, वो ठीक करेगा। तो अब आप उनकी शिक्षा को लेकर सवाल उठा सकते हैं, उम्र को लेकर सवाल उठा सकते हैं, ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया उन्होंने, 12th पास। और उसके अलावा आप जो है उनके अनुभव को लेकर सवाल उठा सकते हैं। बहुत अनुभवी लोग हैं, जिन लोगों के नाम चल रहे थे उनकी तुलना में कहीं टिकते नहीं हैं। लेकिन बीजेपी करना क्या चाहती, एक तो थर्ड जनरेशन की लीडरशिप आ गई। आप मान लीजिए कि नितिन नवीन के साथ पूरी टीम बदलने वाली है, तो सेकंड जनरेशन को एक तरह से नोटिस पर डाल दिया। फर्स्ट सेकंड में कौन किन को मानते हैं आप जनरेशन में? फर्स्ट में तो कोई मतलब कहां से शुरू कर रहे हैं? फर्स्ट में तो जाहिर है टॉप से ही शुरू होगा, मोदी जी और अमित शाह जी। हाँ, नहीं, मोदी जी, मुझे लगता है आप उससे भी पीछे से नहीं, अमित शाह जी सेकंड जनरेशन में आ जाएंगे। सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के बीच के वो पुल है। जो फर्स्ट जनरेशन प्रदीप जी कह रहे हैं, वो प्रधानमंत्री हो गया, राजनाथ सिंह जी हो गए, दूसरे उनके साथ के जो लोग, अमित शाह जी और जितने नाम चल रहे थे अध्यक्ष पद के लिए, चाहे आप धर्मेंद्र प्रधान की बात करें, भूपेंद्र यादव की बात करें, ये सब सेकंड जनरेशन वाले, ये थर्ड जनरेशन। तो इसका मतलब पार्टी भविष्य की मतलब मोदी भविष्य की पार्टी तैयार कर रहे हैं। अब नितिन नवीन उस पर खरे उतरेंगे कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। सर एक सवाल शुरुआत नहीं पूछ लेकिन और एक चीज और, कि पार्टी, सभी पार्टियां, जाति से कोई भाग नहीं सकता, कोई पार्टी नहीं भाग सकती, इनकार नहीं कर सकती। तो भारतीय जनता पार्टी भी सवर्णों की अगर बात हो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, भूमिहार और वैश्य, ये 4 प्रमुख जातियों के बीच में उलझी हुई थी। बात होती थी जब भी पद की, तो इनमें से किसी को मिलेगा।
तो उस जाल को एक तरह से कहिए तो उन्होंने तोड़ दिया है। और ये जब से आए हैं 2014 में प्रधानमंत्री, तब से जो कास्ट न्यूट्रल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं शब्द, उसको जो सबसे कम आबादी जिसकी हो, हाँ, उसको नेतृत्व देने की, जिससे कोई रिएक्शन किसी और समाज में नहीं हो होगा। तो मतलब कोई ईर्ष्या नहीं हो, प्रतिस्पर्धा नहीं हो। भाई अगर किसी ब्राह्मण को बना देते तो क्षत्रिय नाराज होते, क्षत्रिय को बनाते ब्राह्मण नाराज होते। इस तरह से जाके तय था कि अपर कास्ट से होना है, अपर कास्ट से होना ऐसा नहीं। आप देखिए कि लगातार एक इंप्रेशन भाजपा के कार्यकर्ताओं में बन रहा था कि सब कुछ बैकवर्ड के लिए हो रहा है। अब प्रधानमंत्री बैकवर्ड हैं, पिछड़े वर्ग से हैं, तो बाकी पदों के बारे में कुछ और भी सोचा जाना चाहिए। ठीक है। तो अभी ताजा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष का चुनाव हुआ, पिछड़ा वर्ग से हुआ। कायस्थ इन एवरी सेंस अपर कास्ट माना जाता है। हाँ, निश्चित रूप से। संख्या उनकी कम है, ये अलग बात है, लेकिन अपर कास्ट में तो है ही। और यूपी, बिहार, बंगाल में ठीक ठाक आबादी है। यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, सब जगह ईस्ट में तो है ही। आपका बंगाल में हमारे ख्याल सबसे ज्यादा। नाम जब सुना तो क्या गूंजा मन में? नहीं, वो देखिए, जब हम लोग थक गए थे तमाम नामों पर विचार करते करते, एक दो लोगों की लिस्ट, फिर 4 लोगों की लिस्ट, फिर एक लॉन्ग लिस्ट 8-10 लोगों की, महिला, दलित, साउथ का, ये सब विचार करने के बाद जब हम लोग थक गए थे, तो वो जो अभी कार्यक्रम शुरू होने के पहले प्रदीप जी कह रहे थे कि कोई वाइल्ड कार्ड होगा, कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में हम आप कोई गेस नहीं कर सकते। और इस तरह के कई प्रयोग अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने किए थे, तो हम लोग उस पर आकर के स्थिर हो गए थे कि ये आपने मान लिया था कि वो ऑब्वियस नाम जो चर्चा में चल रहे थे उनमें से नहीं होगा। नहीं होंगे। देखिए, एक नाम तो क्या है कि हमने कई जगह लिखा हुआ है, हम अभी भी निकाल के दिखा सकते हैं कि अध्यक्ष फॉरवर्ड होगा। अच्छा। और ये हम इसलिए कह रहे थे क्योंकि ये 2 दशक से यही चल रहा है, 1-2 दिन से नहीं चल रहा है। लाल कृष्ण आडवाणी से आप शुरू करिए, जो आखिरी प्रयोग इन लोगों के थे वो बहुत खराब हुए थे। उसके पहले के जो भी प्रयोग हुए वो बहुत खराब हुए प्रयोग सारे। तो लाल कृष्ण आडवाणी से आप शुरू करिए। लाल कृष्ण आडवाणी अध्यक्ष पद से जब हटे जिन्ना प्रकरण के बाद, तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, उनके बाद नितिन गडकरी अध्यक्ष बने, फिर राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने, फिर अमित शाह अध्यक्ष बने, फिर जेपी नड्डा अध्यक्ष बने। सारे फॉरवर्ड। हाँ, सारे फॉरवर्ड। पिछले 22 साल से भारतीय जनता पार्टी फॉरवर्ड राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रही थी। तो ये तो लगभग हमको तय लग रहा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो होगा वो फॉरवर्ड होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री की इतनी स्ट्रांग आइडेंटिटी पिछड़ी जाति की, अति पिछड़ी जाति की हो गई है कि उनको उसके लिए कोई उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक बड़ा मैसेज देना था प्रधानमंत्री को भी, अमित शाह को भी, कि जो कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव सेट कर रही है ओबीसी का या ईबीसी का, हम उस नैरेटिव के जाल में नहीं फंसेंगे, हम कोई उसके हिसाब से कोई डिसीजन करने नहीं जा रहे हैं। दूसरी बात, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम लोग आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स को आप देखिएगा, तो वो जितना स्टेट के लेवल पर प्ले करता है उतना नेशनल लेवल पर प्ले नहीं करता है। आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर उस तरह से प्ले में नहीं होती है। जब स्टेट्स के चुनाव होते हैं, जब राष्ट्रीय चुनाव होता है तो नरेंद्र मोदी हैं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है। और जब स्टेट के चुनाव होंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की आइडेंटिटी उस स्टेट में प्ले नहीं करती है। जैसे अभी कहा प्रदीप जी ने कि आपने कुर्मी अध्यक्ष बना दिया उत्तर प्रदेश में, वैश्य अध्यक्ष, वैश्य जो है, अभी कह रहे थे प्रदीप जी, तो एक बिहार झारखंड छोड़ दीजिए तो पूरे देश में वैश्य अगड़े में आते हैं। बिहार झारखंड 2 राज्य हैं जहां वैश्य पिछड़े में आते हैं, ये 2 ही राज्य हैं। तो वहां बना दिए, वहां अभी संजय सरावगी जो दरभंगा के विधायक हैं उनको अध्यक्ष बनाया। तो ये अभी वहां, इसके पहले आदित्य साहू को अध्यक्ष बनाया, पिछड़ी जाति के हैं झारखंड में। तो जगदीश विश्वकर्मा को बनाया गुजरात में, तो पिछड़ी जाति का अध्यक्ष बनाया। तो स्टेट में जहां पिछड़ा अगड़ा पॉलिटिक्स होनी है या प्रादेशिक पार्टियों से लड़ना है, उनके पिछड़े नेतृत्व से लड़ना है, वहां तो भारतीय जनता पार्टी उस आइडेंटिटी में पिछड़ा नेता ले आ रही है। राष्ट्रीय स्तर पर आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स उस तरह से नहीं होती है। तो क्या आप जब नाम सुना तो क्या, अरे ये क्या हो गया? नहीं, नाम सुना तो सबसे पहली प्रतिक्रिया हम ईमानदारी से बताएं, हमको बहुत अच्छा लगा कि बिहार का आदमी है, अध्यक्ष हो रहा है, पहला अध्यक्ष हो रहा है बिहार का। ये तो खैर बिहारी बारी वाली पहला अध्यक्ष है बिहार का। नहीं, ऐसी बात नहीं हुई थी। देखिए, वो तो एक जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन एक अलग है। ये बहुत से लोगों को ठेस पहुंचा रहे हैं। बिहार का पहला शौक लगा है। नहीं, बिहार का पहला अध्यक्ष लग रही है। बिहार का पहला अध्यक्ष पहली बार ऐसा हुआ, चूंकि देखिए बिहार के लोगों को कुछ मिलता नहीं है दिल्ली में आमतौर पर, नहीं किसी कुछ भी नहीं मिलता है। आप बताइए ना कि कौन गृह मंत्री बना है बिहार से आज तक? आप एक बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री बने, यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री बन गए, वो भी बाद में, नहीं तो कौन बनता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय था ना, ग्रामीण विकास तो नहीं है, टॉप 5 मिनिस्ट्री की बात हो, उसमें सीसीएस टॉप 5 जो सीसीएस में बैठता हो, ऐसा एक नहीं मिलता है बिहार को कभी भी।
तो बिहार का आदमी पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष हो रहा है, अच्छा भारतीय लगा। जनता पार्टी का, सत्तारूढ़ दल का, भारतीय जनता पार्टी का। समूचे ईस्ट से कोई व्यक्ति पहली बार बन रहा है, एक ऐसा व्यक्ति बन रहा है जिससे लगातार निरंतर हम लोगों का मिलना जुलना भी रहा है। देखिए, अब वो जो रिएक्शन है, बाकी दूसरे रिएक्शंस जो है वो अपनी जगह है, वैसे ही रिएक्शन बहुत सारे लोगों को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को जब जेपी नड्डा बने होंगे तो हुआ होगा कि अच्छा, अरे जेपी नड्डा हुआ होगा ना। तो वैसे बिहार में बहुत सारे लोगों का है वैसे। चलिए अब आते हैं कैसे पे। कैसे, जैसे मुझे आज दिन में किसी कोई बता रहे थे कि भाई ये प्रक्रिया कुछ वक्त से चल रही थी और 45 से 55 साल के लोगों के कुछ नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे, फिर उसमें से 5 और स्क्रीन करके निकाले गए, उनमें एक नवीन बाबू का नाम था, फिर नवीन जी का नाम, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, वो सिर्फ था। कहानी है सौरभ, और सिर्फ कहने को लेकर वो चीज़ें हैं। और जैसा कि शुरुआत में जो पूछा जा रहा है कि कैसे, मुझसे आप कहते हैं कि अगर वाइल्डेस्ट गेस मारो 100 लोगों की लिस्ट, तो उन 100 में भी मैं ये नाम नहीं रख पाता, क्योंकि बाकी दूसरे नाम थे। और नाम नहीं रखने के पीछे वजह ये है कि आप तर्क देखते हो कि ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर, उसके आधार पे आप शॉर्ट लिस्ट करते हो। दूसरी चीज़ होती है नाम रखने के आधार पे कि आप पार्टी के बड़े नेताओं से बात करके अंडरस्टैंडिंग लेते हो कि क्या चीज़ है। तो पार्टी के बड़े नेताओं के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करें तो एक चीज़ कही गई थी कुछ दिन पहले एक बड़े नेता के द्वारा कि जब हमने पूछा कि सर तय हो गया क्या, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें चलते रहती थी, तो जैसे हुआ कि ये नाम तय हो गया तो फिर भाग के हम लोग पूछते थे सर ये नाम तय हो गया क्या। और इतना सोचो कि अगर तय हो गया तो फिर अनाउंस क्यों नहीं हो जाएगा। दूसरी चीज़ कि जब यूपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम का अनाउंसमेंट हो जाए तब ये समझ लेना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तय किया जा चुका है। अच्छा। और उसके 4-5 दिन बाद वो अनाउंसमेंट हो जाएगा। यूपी का कब हुआ? तीसरी चीज, हफ्ता भर पहले? हाँ नहीं, कल ही 2 दिन पहले। हाँ, यूपी का परसों तेरह। तीसरी चीज उन्होंने ये कही थी कि यूपी का प्रदेश अध्यक्ष अगर फॉरवर्ड हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी होगा। अगर यूपी का प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी हो गया फिर ये समझना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष फॉरवर्ड होगा। ये लाइन क्लियर थी। 2 दिन पहले, कल से 2 दिन पहले एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर शामिल हुए। वो बैठक फिजिकल भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे शगुफाबाजी हवाबाजी ना चले, उसको ध्यान में रख के उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जोड़ा गया पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों का। पीएम मोदी ने उसमें सबसे पूछा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आपकी राय क्या है, और ये पहली फॉर्मल बातचीत थी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लेवल पे 2 दिन पहले। उसमें ये कह दिया गया था कि आपको नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, आप ये बताएं कि आपकी सोच क्या है, जैसे भाषा कैसी होनी चाहिए, किस जोन से आना चाहिए, किस कास्ट से होना चाहिए, सारा फीचर आप बताएं। उन सारे फीचर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों ने अलग अलग राय रखी। कितने लोग हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में? पार्लियामेंट्री बोर्ड में 12 लोग हैं, और उसमें सबने अपनी अपनी राय रख दी थी। किसी ने कोई नाम नहीं रखा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो राय थी उसमें एक राय ज़्यादा डोमिनेट ये कर रही थी कि यूथ होना चाहिए, हिंदी हार्टलैंड से होना चाहिए, हिंदी भाषी होना चाहिए, यूथ होना चाहिए। उसके पीछे वजह वो बता रहे थे, जैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट का चयन करना था तो साउथ से किया गया। और तीसरी चीज़ ये थी कि फॉरवर्ड हो तो बेहतर रहेगा कास्ट कॉम्बिनेशन के लिए। यूथ फॉरवर्ड और हिंदी स्पीकिंग। ओके। अब सवाल ये था कि यूथ मतलब पॉलिटिक्स के यूथ के हिसाब से अलग एज ब्रैकेट होता है, तो उसमें ये बात हुई कि 50 साल से नीचे अगर हो तो भी हो सकता है। उसमें किसी नाम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। ठीक, 2 दिन पहले ये बात सब हो गई है, तब ये समझ में आने लगा था पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों को कि अब नाम बहुत जल्द आने वाला है। कल जब बैठक हुई तो कल पहले गुजरात की बैठक हुई थी पीएम निवास पे, गुजरात कोर ग्रुप के साथ। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पीएम के साथ बैठे, उसमें जेपी नड्डा, बीएल संतोष, ये चारों लोग थे। सोर्सेज के द्वारा जो हमें जानकारी मिली उसमें फिर इस नाम को बताया गया कि इस नाम पे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों से राय ली जाए। ये समझा जा सकता है कि वहाँ पे कहने से पहले संघ के टॉप लेवल पे भी इस नाम को कम्युनिकेट कर दिया गया था। संघ के टॉप लेवल पे इस नाम को बहुत आसानी से इस लिहाज से ग्रीन सिग्नल मिल जाना था कि संघ, बीजेपी के जो राजनीतिक मामले संघ की तरफ से देखते हैं अरुण कुमार जी, नितिन नवीन के उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। काम को लेकर नितिन नवीन हमेशा राय देते रहते हैं। और बिहार सरकार का जब गठन हो रहा था सौरभ, गठन की जब प्रक्रिया चल रही थी, तो नितिन नवीन ने बीजेपी के टॉप लीडरशिप को और संघ के लीडरशिप को भी ऐसी राय दी थी जिसके बारे में उन लोगों के द्वारा ये कहा गया कि ये जो तुम राय दे रहे हो, अगर इस राय को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो इसमें पॉलिटिकली तुम्हारा नुकसान है। तो नितिन नवीन का जवाब ये था कि पार्टी के लॉन्ग टर्म के फ्यूचर के लिहाज से अगर पार्टी की सेहत बहुत अच्छी होती है तो हमारी सेहत तो अपने आप अच्छी रहेगी। हमारी सेहत अच्छी हो ही नहीं सकती अगर पार्टी की सेहत अच्छी ना हो। तो इस जवाब को बहुत ज़ोरदार तरीके से पसंद किया गया था। अमित शाह के हिसाब से, जैसे अमित शाह एक अहम फैक्टर इसमें थे कि अमित शाह कैसे उस नाम पे मुहर लगाएं, तो छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहने के दरमियान गृह मंत्री अमित शाह के साथ नितिन नवीन का बहुत क्लोज संपर्क रहा।
अभी भी 4 दिन पहले भी जब दिल्ली आए थे तो अमित शाह का जब छत्तीसगढ़ दौरा भी हुआ था तो उसी सिलसिले में आए थे, यहाँ से वो छत्तीसगढ़ गए थे। अमित शाह उनको टास्क देते थे और उस टास्क को वो बहुत बढ़िया से ग्राउंड पे उतार के फिर रिपोर्ट करते थे। पिछले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन उन चुनिंदा नेताओं में से थे जो कि गृहमंत्री अमित शाह को ये फीडबैक दे रहे थे अपनी तरफ से, वो कि पार्टी यहाँ पे जीत रही है। जब सब बता रहे थे कि हार रही है और गृहमंत्री अमित शाह का अपना फीडबैक भी वही कह रहा था कि हम लोग जीत रहे हैं। तो वहाँ पे उनको ये समझ में आ गया कि इसके पास अंडरस्टैंडिंग ठीक है, ग्राउंडेड है, ग्राउंड की समझ है, अच्छा कार्य करता है, कोई ईगो नहीं रखता, मतलब उसमें ईगो वगैरह वाली चीज़ है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों के चलते आप समझ सकते हैं कि हर लेवल पे टिक 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 आसानी से हो गया। और एक चीज़ सौरभ की, जितने नामों को लेकर चर्चा हो रही थी इतने दिन तक अनाउंसमेंट नहीं हुआ, उसका सीधा ही मतलब था कि सहमति नहीं बन पा रही है संघ और बीजेपी, और उनमें से किसी नाम को होना होता तो कब का अनाउंसमेंट हो चुका होता। तो किसी ने तो नाम दिया होगा ना पहली बार, मतलब अमित शाह जी ने दिया हो, मोदी जी ने दिया हो, और कहीं तीनों लेवल पे अगर चाहे अरुण कुमार हो या प्रधानमंत्री मोदी हो या गृहमंत्री अमित शाह हो का डायरेक्ट कनेक्शन है तो कोई ऐसी चीज नहीं थी ना कि नए सिरे से कुछ दिया जाए। तीनों ही काम के साथ में कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं, चलिए आप वो सुनना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाम ये बीजेपी का फैसला है, देखिए, संघ ने उस पर मोहर डाला। प्रधानमंत्री की तरफ से ये नाम इसलिए आना था और भी कई कारण है, जो कारण बताए देवेंद्र जी ने बहुत विस्तार से बताया। ये नाम इसलिए आना था कि बिहार के उन तमाम लोगों के नाम प्रधानमंत्री की डायरी में नोट हैं जिन्होंने नीतीश कुमार की चलती के दिनों में मोदी मोदी के नारे लगाए हैं। ऐसे तमाम लोगों के नाम रजिस्टर हैं, उनमें एक नाम गिरिराज सिंह का है। 2012 में जब कैलाशपति मिश्र का निधन हुआ था और नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार आए थे कैलाश जी के अंतिम संस्कार में, तो सारा बंदोबस्त और एयरपोर्ट से लेकर के वहां तक गिरिराज सिंह ने होर्डिंग पोस्टर लगाए नीतीश कुमार की नाराजगी की परवाह किए बगैर। और उसके पहले आपको ध्यान होगा प्रदीप जी, आप सब लोगों को ध्यान होगा 2010 का जो फियास्को हुआ था कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पोस्टर लगा था, तो वो पोस्टर नहीं लगा था, अखबार में विज्ञापन छपा था मोदी और नीतीश कुमार का हाथ उठाए हुए, और नीतीश कुमार पंजाब की रैली का था और नीतीश कुमार ने भोज कैंसिल कर दिया था। तो इस पर बहुत हंगामा हुआ और आपको पता है उस समय पूरी पार्टी एकदम कमान में होती थी सुशील मोदी की, और सुशील मोदी कमान में होते थे नीतीश कुमार के। तो जिम्मेदारी तय करने की बात हो गई कि अनुशासन की कार्रवाई होगी कि ये किसने किया था, तो वो नितिन नवीन ने ओन किया था कि ये हमने छपवाया है, वो पोस्टर, वो विज्ञापन हमने छपवाया है। अच्छा। ये नितिन नवीन ने ओन किया था और संजीव चौरसिया भी उनके साथ थे, जो गंगा बाबू के बेटे हैं, गंगा प्रसाद चौरसिया के, जो गवर्नर हुए बाद में मेघालय के। तो नितिन नवीन और संजीव चौरसिया ने, तो इस नाते प्रधानमंत्री की मेमोरी में उनके हमेशा उसमें नितिन नवीन, ये पार्टी को आगे रखते हैं हमेशा। और ये और पर्सनली भी आप उस दौर को की कल्पना नहीं कर सकते। उस दौर में कोई मोदी का नाम बिहार में नहीं लेता था, क्योंकि हमेशा के लिए राजनीतिक करियर खत्म हो जाने का खतरा था। ये हुआ 2006 में जीते बाई इलेक्शन नितिन नवीन, 10 में जीते, 15 में जीते, जब जाकर के 20 में जलवा कमजोर हुआ सुशील मोदी का, तब नितिन नवीन पहली बार मंत्री बने, उसके पहले मंत्री नहीं बन पाए। अब सर एक सवाल मेरा ये है, क्योंकि ये बातें हमने खूब की, अभी भी लोग देखिए खुल के कहते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भाई अध्यक्ष की एक गरिमा है, ओहदा है, सब कुछ है, रुआब है, एवरीथिंग जो पद के साथ आता है वो सब कुछ है। बट अमित जी जो हैं वो मतलब ऊपर से सब कुछ ओवरसी करते हैं, बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर भी दखल रखते हैं, सब कुछ करते हैं। सो सब कुछ अध्यक्ष कर रहा है ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम लोग बात करते थे क्या कोई यस मैन होगा, तो नवीन जी यस मैन, मतलब मैं उन करके शब्द यूज कर रहा हूं, क्या यस मैन वाले हैं या उनमें कोई ऐसी खूबी है जो वाकई में उसके लिए उनको दिया गया यार ये आदमी ये काम एग्जीक्यूट करता ही है और प्रूवन है, इसीलिए इसको रखो। नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो भी बनता वो यस मैन ही होता। ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि कोई अध्यक्ष बनता और वो डिफाई करता प्राइम मिनिस्टर को या अमित शाह को। ठीक है, जेपी नड्डा को भी आप उसी कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन दोनों का जो अनुभव है जेपी नड्डा को लेकर कि अगर ट्यूनिंग नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो ठीक है वो डिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि देवेंद्र जी को ये बना दीजिए और आप 2 महीने तक ना बनाएं, मना भी ना करें आप, हाँ बना देंगे, तो एक इरिटेशन होता है, फिर आप पर कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है। और नितिन नवीन के बारे में जो पक्ष में बात गई होगी वो जेपी नड्डा को सामने रखकर कि अध्यक्ष जो भी हो, चाहे प्रदेश का हो चाहे राष्ट्रीय हो, एक्सेसिबल होना चाहिए कार्यकर्ता के लिए, जो जेपी नड्डा नहीं थी, जो नितिन नवीन की खासियत है।
सुलभ कि है। कार्य, हाँ, सर्वसुलभ है कार्यकर्ता के लिए और लोगों के लिए जो मिलना चाहे उनके लिए। दूसरा, मुझे लगता है कि शायद इन दोनों लोगों को लगने लगा कि पार्टी में एक स्टेटस को जैसी स्थिति, यथास्थिति हो गई है, इसको तोड़ना जरूरी है। इसको तोड़ने के लिए एक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है। तो मैं मानता हूं नितिन नवीन जो है ये शॉक ट्रीटमेंट है। अब आप सोचिए, देखिए, बाकी लोगों को भूल जाइए, जो लोग दावेदार थे उनके बारे में सोचिए, उनके मन में क्या चल रहा होगा, उनका रिएक्शन क्या होगा, कि अब हमारा भविष्य क्या है। बताएंगे आप अभी? वो प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं हाँ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अब बनने का रास्ता नहीं है। तो अब अगला अध्यक्ष तो ऐसा नहीं होगा कि भाई सारे कैबिनेट के लोग हैं जिनके नाम चल रहे थे, ऑलमोस्ट नहीं कैबिनेट में ही हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। उन्हीं के नाम चल रहे थे। अब देखिए, बात प्रशंसा, जब किसी को कुछ मिल जाता है तो पक्ष की बातें सब होती है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। भाई आप देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के प्रभारी थे, हाँ बिल्कुल थे। और उड़ीसा लेके आने में, सरकार लेके आने में बहुत बड़ी भूमिका। तो उनको आपने उस समय उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए जो है कंसीडर नहीं किया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए कंसीडर नहीं किया। तो अब धर्मेंद्र प्रधान के सामने इंसेंटिव क्या है काम करने का? लेकिन वो महत्वपूर्ण भूपेंद्र भूमिका में यादव- है, भूमिका महत्वपूर्ण है उनकी। ये हम लोगों को लगता है। नेता अलग तरह से सोचता है, वो सोचता है कि हम अब जहां आ गए हैं इससे ऊपर जाना है। वो भी स्टेटस को में ही आते अगर बनते तो हैं, वो भी अगर बनते तो स्टेटस को ही माना जाता। इसीलिए हाँ, बिल्कुल माना जाता। जो नाम चल रहे थे उनमें से कोई भी बनता तो स्टेटस को ही माना जाता। अब नितिन नवीन का एक फायदा उनके एज फैक्टर है, और उनका बहुत एक्टिव होना, सुपर एक्टिव होना, वो भी एक कारण है। कास्ट न्यूट्रल होना तीसरा कारण है, और सबसे बड़ा कारण जो डिसाइसिव फैक्टर है वो दोनों की पसंद। अब सर एक चीज रह गई, अब जैसे हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं इकबाल, पद का इकबाल, सरकार का इकबाल, ऐसी बात करते हैं। मतलब मैं हूं जिस पोस्ट पे हूं फिर वो है। जैसे आज तस्वीर मैंने देखी, बड़ी अच्छा लगा मुझे वो देख करके कि नड्डा जी, अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी सब बिल्डिंग के गेट पे थे रिसीव करने के लिए जब नितिन नवीन आए। तो वो ये था कि भाई हम आपसे हर लिहाज से, उम्र में सब हर लिहाज से बड़े हैं, सब कुछ है, लेकिन आप अध्यक्ष हैं, हम आपको रिसीव करेंगे। ये वहां जेस्चर जो है दिखाया ये गया। ट्रेडिशन है जनसंघ के वो समय बड़ी से अच्छी जो- बात थी। नहीं, वरना कोई तुलना तो है नहीं अमित शाह जी की और नितिन नवीन जी को, वो तो है नहीं, लेकिन तब भी वो दरवाजे पे खड़े थे उनको रिसीव करने के लिए। और आप देखेंगे हर नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में मंत्री लोग जो हैं सरकार में जो है वो नीचे बैठते हैं, मंच पर पार्टी के नहीं पदाधिकारी तो बैठते क्या अब नितिन नवीन अपनी रिट चलवा लेंगे? इसमें एक चीज़ देखें साहब, जैसे बीजेपी ने ये जो किया ऐसा तो है नहीं, पहली बार किया। जनसंघ के दौर में देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी जी 43 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, आडवाणी जी 48 साल की उम्र में बन अच्छा, गए थे, इनसे भी छोटे 45 में में बन बन गए हैं। हाँ, मतलब भारतीय 49 जनता में पार्टी बनने के पहले आज जनसंघ अमित शाह जी 49 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। तो ऐसा नहीं था कि एक्सपेरिमेंट नहीं है। दूसरी चीज़ की जो आपने यस मैन वाली बात कही ना, उसको थोड़ा सा खाली शब्द अलग समझ के देखें तो उसके पीछे एकदम से लॉजिक यही था कि एक अलग पावर सेंटर नहीं चाहिए नेक्स्ट जेन के साथ। जैसे अगर आप शिवराज सिंह चौहान को बनाते पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो समझा जा सकता है कि जिस प्रकार का एक्सपीरियंस वो लेके आते हैं टेबल पे, उस प्रकार के एक्सपीरियंस के बाद डिफेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होता। इनके नाम पे शिवराज सिंह शिवराज सिंह चौहान चौहान वो डिफेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज़्यादा होता। देवेंद्र फडणवीस जैसे व्यक्ति को लेके आया जाता, वहाँ पे डिफेंस ऑफ फिर ओपिनियन तो बहुत जैसा होता। उसके पीछे कोई difference नहीं, मंशा की लड़ाई जरूरत होती नहीं। है। वही कह रहे हैं कि उसके पीछे मंशा की जरूरत नहीं है, अलग अलग राय होती और उसमें फिर दिक्कत होती। तो यहाँ पे जब आप पार्टी सरकार में होती है तो सरकार का जो सबसे बड़ा व्यक्ति है यानी पीएम मोदी, उससे बड़े चेहरे की आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको चाहिए एक ऐसी बॉडी जो कि पार्टी की बॉडी है, जो कि सरकार के कार्यक्रम, सरकार की योजनाएं, ये सारी चीज़ें जो चलती हैं तो उसके हिसाब से संगठन उस चीज़ को ग्राउंड पर करे और संगठन अपने आप को मजबूत करे। यानी जो कमांड मिल रहा है उसको आप एग्जीक्यूट कर दें, अपना बहुत चलाना शुरू ना करें। और उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि ये केस कितना सुलभ था, कितना बाकी नेक्स्ट जेन ये वो सब चीज़ें हैं। लेकिन बॉटम लाइन अगर आप देखें, जो मूल चीज़ था कि अगर ऐसा व्यक्ति आ गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, अपनी पॉलिटिक्स हो, फिर वहाँ पे काम करने में वो स्मूथनेस नहीं लेकिन होता। हम लोग और ये भी अमित बात शाह करते को थे एक हैंड्स ऑन नहीं, बट सर हम व्यक्ति लोग चाहिए ये था भी तो अध्यक्ष चर्चा को। करते थे कि खासकर 2024 में बीजेपी के नंबर जब कम हो गए तो उसके बाद आरएसएस ने भी असर्ट किया कि भाई अब ऐसे नहीं, सरकार आप चला रहे हैं तो फिर
सिस्टम हमारा भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। और वो जो आरएसएस की मंशा थी जिन चॉइस के साथ, वो फलीभूत नहीं हुई, क्योंकि पॉलिटिक्स करना उनका काम नहीं है, पॉलिटिक्स करना बीजेपी का काम है। बीजेपी ने दिखाया। अगर आरएसएस की चली होती तो शिवराज सिंह चौहान, जो सोर्सेज के द्वारा हमें अंडरस्टैंडिंग मिल रही थी कि शिवराज सिंह चौहान पार्टी तो के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष शुद्ध होते। बीजेपी की अपनी पसंद है, जिस पे आरएसएस भी सहमत हो गया इस लिहाज से, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया आपको, कि आरएसएस के लोगों के साथ भी, क्योंकि उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रही, तो उनको ये लगा कि हाँ चलो इस नाम को लेकर कोई बैगेज नहीं है। आरएसएस अगर चाहती तो वो अपने लिए और मुफीद आदमी सोच सकती इतने थी। दिन चाचा के इतना लंबा वक्त लग गया ना। बीजेपी तो पॉलिटिक्स इसी करती है, वजह से बीजेपी। देरी हो रही थी। तो इसमें बीजेपी ऊपर निकली ना। हाँ, इसमें कोई दो राय। बीजेपी का डिसीजन है। देखिए, अभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स को आप समझेंगे, उन दोनों लोगों ने अपनी जो पॉलिटिक्स है, दोनों की इंडिविजुअल पॉलिटिक्स को और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को एकाकार कर दिया है। एक ही पॉलिटिक्स है। हम दोनों की जो पॉलिटिक्स है वही भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स है। आरएसएस उससे अलग नहीं है। जो ये चर्चा बीच में जो कह रहे थे देवेंद्र जी की सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही थी, वो ये था कि 3 नाम आप दीजिए। पहले कहा ये 3 नाम आप दीजिए, उसमें से हम फाइनल करते हैं। तो फिर हुआ कि नहीं, 3 नाम आप ही दे दीजिए, उसमें से हम करते हैं। तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इस वजह से डिसीजन नहीं हो पा रहा था। जब नितिन गडकरी आए थे, वो भी बिल्कुल नए थे दिल्ली के लिए। महाराष्ट्र के एमएलसी थे, वो सांसद भी नहीं हुए थे उसके पहले। सिमिलर सा केस है उनका और इनका। वो एमएलसी थे, वो भी महाराष्ट्र के मंत्री थे वहां के। एक स्टेप थोड़ा ऊपर थे कि वो महाराष्ट्र के अध्यक्ष रहे थे। तो वो लेकिन जब आए तो संघ की पसंद थे। तो अब जो आप जिस रिट की बात कर रहे हैं ना, वो एक रिट लेकर के आए थे। उनके पीछे संघ की बैकिंग थी। और वो यहाँ के जो टॉप लीडर्स थे उनको चैलेंज कर सकते थे। आडवाणी जी उस समय बहुत ही एक्टिव थे। नहीं, जो यहाँ लीडर थे उनको रिजेक्ट नहीं कर, हम चैलेंज कर सकते थे कि उनको वो चैलेंज करने की स्थिति में थे तमाम जो आडवाणी जी थे। और आडवाणी जी का एक D4 था। उस D4 और दूसरे दिल्ली के तमाम नेता, जो बड़े नेता थे, उनके सामने अपना डिसीजन असर्ट कर सकते थे। नितिन गडकरी करते भी थे। उस तरह का कोई आदमी, अगर संघ की बैकिंग का मान लीजिए कोई वैसा आदमी आ जाता, यहाँ बैठता, और उसके बाद कितना मुश्किल हो जाता अपने फैसलों को लागू कराना। और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह के यहाँ फैसले जो होते हैं, आप बाद में उसको जस्टिफाई करने के लिए तमाम तर्क ढूंढिए, उसके पहले कोई लॉजिक समझ नहीं आता है। तो जब वो डिसीजन कर रहे होते हैं और वैसा कोई डिसीजन, और उसमें मान लीजिए अध्यक्ष तर्क खोजने लगता है, फिर कैसे एग्जीक्यूट होता वो। तो अब इनको, अब जैसे अब ये तो मंत्री हैं अभी बिहार में, तो ऑब्वियसली मंत्री पद छोड़ेंगे, विधायक हैं, तो अब क्या इनको दिल्ली लाने की तैयारी होगी? दिल्ली कोई आगे तो किया ही जाएगा, पार्लियामेंट में लाया जाएगा निश्चित तौर पे। आगे उसमें तुरंत लाने की जरूरत नहीं है, बट आगे लेके आया ही जाएगा पार्लियामेंट में। उसमें कई सारे वजह होती है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे आप बहुत ट्रैवल करते हो, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी उसमें बेनिफिट्स आ जाते हैं जब आप एक बार पार्लियामेंट में आ जाते हो। तो वो तो आना ही आना है, उसमें कोई दो नहीं है। बिहार में वो छोड़ेंगे। और संघ प्रमुख वाली, गडकरी वाली जो बात थी ना, वो माहौल ही एकदम अलग इस लिहाज से था कि तब संघ प्रमुख ने कहा था कि बीजेपी को कीमोथेरेपी की जरूरत है। उसके बाद नितिन गडकरी कीमोथेरेपी के तौर पे सामने आए थे। नहीं, और उसके अलावा 2009 का चुनाव बहुत बुरी तरह से इसी के बाद बीजेपी आडवाणी जी के नेतृत्व में हारी। मान लिया कि ये लोग नहीं चला सकते पार्टी। एक चीज और, 3 दिन तक रुके थे मोहन भागवत यहाँ दिल्ली में। नहीं, एक आज जब ऐलान हुआ है तो अगले दिन आज प्राइम मिनिस्टर को विदेश जाना था। तो ये क्यों भाई? आज मोदी जी भी दिल्ली में होते, उस वक्त होते, उस वक्त नाम आता। एक चीज ये था कि एक तो खरमास शुरू हो रहा है, हो गया आज से। दूसरा फिर से उसको वो लोग लंबा नहीं टालना चाह रहे थे। और इसमें जैसे बहुत लोग आपको ये कहेंगे कि 10 दिन से विचार चल रहा था नितिन नवीन के नाम पे, 15 दिन से एकदम बकवास बेकार की बात। अगर ऐसा होता तो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों के साथ 2 दिन पहले जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया गया था उसमें ये नाम आया ये सब 2 ही दिन में हो गया है। तो 2 दिन पहले प्रक्रिया शुरू की गई औपचारिक तौर पर। इसके पहले जो चल रहा थी इनफॉर्मल, नाम भी उन्हीं 2 दिन में ही आया है। नितिन नवीन का नाम उन्हीं 2 दिन में आया है कि नितिन नवीन के नाम को किया जाए। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए सौरभ, कि ऐसे समय में इस तरह के फैसले को लेना, जब पीएम खुद बाहर हैं और तब ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए कि पार्लियामेंट में आपके महत्वपूर्ण बिल लटके हुए हैं, उसके लिए व्हिप जारी किया जा रहा है। जैसे मनरेगा योजना का नाम जो बदला जा रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, उस तरह के बिल आने हैं। तो मतलब बीजेपी कई फ्रंट पे एक साथ काम कर रही होती है। और नितिन नवीन का डिसीजन वाकई सौरभ इस रूप में नहीं है। मुझे बीजेपी का कोई नेता अभी तक नहीं मिला कि जो ऑफ रिकॉर्ड भी ये कह सके कि हाँ उसे ऐसा लग रहा था कि ऐसा होगा। मुझे कोई नहीं मिला अभी तक। अब एक दूसरी बात कि ये पार्टी क्यों अलग है बाकी पार्टियों से, तो खड़गे साहब 83 साल के हैं, अखिलेश जी पार्टी के अध्यक्ष हैं, यंग हैं, चलिए वो तो खैर 52, लेकिन अब वो आज 52 है, वो जब 82 भी होंगे तो वही होंगे। तो शरद पवार जी 85 साल के हैं, उमर अब्दुल्ला जी 55 साल के हैं, सेम विद हिम, उन्हीं को रहना ही आगे। ममता जी 70 साल की, मायावती जी 69 साल की, स्टालिन जी 72 साल के। तो उस बीच में बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है वो इतना यंग आदमी लेकर के आती है। तो एक चीज़ तो ये दिखाई देती है जो बाकी पार्टियों में, क्योंकि शायद वो परिवार की पार्टियां हैं इसीलिए, और ये एक विचारधारा से निकली पार्टी है कि इनको इस बात की चिंता है कि हमें हमेशा रेलेवेंट बने रहना है, हमें हमेशा आगे रहना है और हमेशा फ्यूचर का सोचना है।
आज हमारे पास, आज हमारी चल रही है, जैसे कहते हैं गुड्डी चढ़ी हुई है, लेकिन आगे भी ऐसा ही रहे, इसके लिए निरंतर सोचते रहना। ये देखिए, सोचते रहना ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष सोच है। 2007 में मैं गांधीनगर में उनसे मिला था। तब उन्होंने कहा कि मैंने कुछ साल पहले सरसंघ चालक को सुझाव दिया था कि हर राज्य से 10 ऐसे नेताओं का चयन किया जाना चाहिए जिनको लीडरशिप के लिए ग्रूम किया जाए। कुछ स्टेट में लीडर बन जाएंगे, कुछ स्टेट में थोड़ा नीचे आप संभाग कह लीजिए, डिवीजन कह लीजिए, जो कह लीजिए, कुछ उसमें से आपको 5-7 निकलेंगे जो जिनको नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है। तो अगर ये क्रम चलेगा तब लीडरशिप आएगी। ऐसा नहीं होगा कि एक लीडरशिप रिटायर हुई तब आप खोजने लगे विकल्प, तो मुश्किल होगा। अरे सर, मैं एक सॉरी बीच में आपको टोक रहा हूँ, क्योंकि इसको भी हम लोग शायद दूसरे तरीके से कई बार इंटरप्रेट करने लगे थे। भाई जैसे शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया मोहन यादव जी, तो हमको लगा कि अरे कोई चैलेंजर नहीं छूट रहना चाहिए। उस तरीके से भी हम लोग इंटरप्रेट करते हैं ना कि यंग लोगों को इसलिए लाओ, सब यसमैन रहेंगे, अपना कोई चैलेंजर तो कोई अपना चैलेंजर ना रहे बीजेपी में। तो लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, ये एक्चुअली फ्यूचरिस्टिक सोच है इनकी। 2047 के हिसाब से देखिए, जो लक्ष्य है इस समय सबसे बड़ा, चाहे वो आर्थिक विकास का हो या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हो, आप कल्पना कीजिए 2047 में जब 100 साल पूरे होंगे देश की आज़ादी के, तो नितिन नवीन की उम्र 67 साल होगी और उनके साथ जो टीम आएगी उसमें से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो उनसे कम उम्र के होंगे। भाई अभी जो मुख्यमंत्री बनाए पुष्कर धामी 50 साल के हैं, हेमंत बिश्व शर्मा तो 5 साल हो गए, तो 56 साल है, मतलब 50-51 साल में बने होंगे। गोवा वाले प्रमोद सावंत 52 साल के हैं, योगी आदित्यनाथ मात्र 53 साल के। रेखा गुप्ता तो क्या वो भी 51 साल की हैं। मोहन चरण मांझी 53 के हैं, नायब सैनी 55 के हैं। अच्छा, इन सारे फैसलों में देखिए सौरभ, जहाँ जहाँ जिनको बनाया गया है, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, उनसे सीनियर लीडर मौजूद थे। दिल्ली में रेखा गुप्ता, उनसे सीनियर लीडर मौजूद। भजन लाल शर्मा राजस्थान, उनसे सीनियर लीडर मौजूद। बहुत खड़ी कर दी वो एकदम से, हाँ, वो एक डिजाइन है, ऐसा नहीं है कि मतलब निजर रिएक्शन या फ्यूचर की बीजेपी तैयार की जा रही है। और ओवरऑल देखेंगे सौरभ, आप पूरे देश में बीजेपी संगठन की उम्र अभी 45 से 50 के बीच में है। ओवरऑल जिला की बात मैं कर रहा हूँ, वो एज मतलब एवरेज एज की अगर बात करें तो जिस भी पार्टी ने इस तरह का प्रयोग किया, सौरभ जी, ये सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है। एक दिन हमको ध्यान है, दिग्विजय सिंह कह रहे थे कि राजीव गांधी ने 36 साल की उम्र में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। वो 36 साल की उम्र में प्रदेश अध्यक्ष बने थे। राजीव गांधी उसके पहले ही बने थे, वो इंदिरा गांधी पहले बने थे। 36 साल की उम्र में उन्होंने कहा कि हमको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अहमद पटेल को 36 साल में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। अभी देखिए सचिन पायलट 33 साल में प्रदेश अध्यक्ष बने, और ये तमाम नेता फिर बड़े नेता हुए राष्ट्रीय स्तर पर। तो कम उम्र में आप चुनिए नेता को, उसको आगे बढ़ाइए, फिर आप उसमें एक चुनिए के साथ साथ पहचानिए लीडरशिप, पहचानिए उसको। चले तो आप याद कीजिए अटल जी का समय, भाई 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में 3 लोगों को भेजा जिनके बारे में कोई नहीं सोचता था कि ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं। ठीक है सर। जैसे आखिर में एक लाइन सिर्फ बता दूं कि नितिन नवीन की ऐसी पर्सनैलिटी है सौरभ, कि अगर उनको कोई मुंह पे बहुत खराब भी बोल देना तो हंस के बोलेंगे, अरे भाई ऐसी बात क्यों कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, नितिन नवीन के बारे में आपको बहुत सारी नई बातें, अभी तो हमने ये सब क्या बीजेपी ने क्यों किया, किस सोच से किया, वो हमने डिस्कस किया। मैं और देवेंद्र जी आपको यूट्यूब पर मिलेंगे थोड़ी देर में, और हम आपको फिर शुद्ध बात करेंगे नितिन नवीन की, कैरेक्टर क्या है नितिन नवीन, इनकी बात करेंगे। लेकिन सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आए आप, बहुत शुक्रिया अजीत जी, देवेंद्र, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। कांग्रेस भी देख रही होगी प्रोग्राम, तो पता लग ही रहा होगा, राहुल जी को पता लग रहा होगा। आज इतना ही।